हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। उस वीडियो में मैंने आपके पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैं कंप्लीटली ये बता चुका हूँ कि कौन सा चैप्टर आपका कितना वेटेज रखता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितने यूनिट्स हैं। ऑलरेडी हम सारी बातें वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी तक मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है कि आपको आपके क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है। तो अभी तक बहुत कम ही लोगों ने वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर के बताया कि सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी। तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे सुटेबल लग रहा है वो टाइम मैं आपको फिक्स कर दे रहा हूं। आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियोस जो मिलेंगे वो 6 PM पर मिलेंगे। तो 6 PM पे सभी लोग तैयार रखिएगा। अच्छा, मैंने बोला था कि आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, उस नोट्स में अपने सिलेबस को नोट कर लीजिएगा। मेजॉरिटी आप स्टूडेंट से वहाँ पर कमेंट करके बताया कि सर हमने जो है नोट्स बना लिया है। तो जो लोग नोट्स ना बनाए हो नोट्स बना लें, क्योंकि आज से अब आपका सिलेबस स्टार्ट होने चल रहा है। तो चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको लग रहा है कहीं पर इसको हम लोगों ने सुना है वास्तविक संख्याओं के। बिल्कुल, आप क्लास 9th में वास्तविक संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। वहां पर आप लोगों ने जो सीखा था उसी के आगे कुछ नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर अपना वो पुराना वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किनसे मिलकर के बनी हुई है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्लास 9th में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था उससे हट करके एक अलग तरीके से आपको क्लास 10th में इन्हीं वास्तविक संख्याओं को हम बताने चल रहे हैं। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्याओं को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर आपको बताया जाता है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ध्यान देना, ये एक फ्लो चार्ट बना करके हम आपको दिखाएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं स्टूडेंट्स परिमेय संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। एक को बोलते हैं परिमेय संख्याएं, एक को बोलेंगे परिमेय संख्याएं, जिसको आप लोग बोला करते हो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेशनल नंबर। और दूसरा जो पार्ट होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन अपरिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वहां पर हम लोग बोलते हैं। वहां पर जब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था तो आपको उसका उल्टा पढ़ाया गया था। पहले छोटे छोटे से वास्तविक संख्या में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में चूंकि इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर वास्तविक संख्या को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। क्लास 9th में आप लोगों ने परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ी है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपको बताया गया था वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ P और Q क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पूर्णांक होते हैं। ऐसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा, जैसे √2 है ना, √3, पाई, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स का जो डिवीजन होता है यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे इरेशनल नंबर मींस अपरिमेय संख्या को डिवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ये किनसे किनसे मिलकर के बनी हुई होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं ये पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्या, ठीक है, या पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक से मिलकर के बनी हुई होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? होल नंबर। और पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। समझते चलिएगा, ठीक है। अब सुनिए, इतनी बात हो गई। इसके बाद फिर क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है स्टूडेंट्स वो किससे मिलकर के बनी हुई होती हैं? वो जीरो से, जिसको आप जीरो लिख सकते हैं, सिंपल सा जीरो मीन्स शून्य। और दूसरा होता है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद ये जो हमारा इंटीजर्स है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, यह पूर्णांक भी दो तरीके से पूर्णांकों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कौन सा पूर्णांक? उसको आप बोलोगे ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब बात समझते चलिएगा, जो हमारी ये
पूर्ण संख्याएं होती हैं इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट किया करते थे, प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग N से रिप्रेजेंट किया करते थे। प्राकृतिक संख्या में कौन आता था स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जब इसी में आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हो तो कौन संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसकी बात हो गई। अब जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो कौन होते हैं, पूर्णांक को आप जेड से दिखाते हो। पूर्णांक के अंदर कौन कौन आया करते थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीच में जीरो, इधर 1 2 3 पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में भी 1 2 3 माइनस डॉट 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 तक, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब इस पूर्णांक को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, एक धनात्मक पूर्णांक और एक कौन सा पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम लोग जेड प्लस से दिखाएंगे, इसमें कौन आएगा 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसको हम लोग जेड माइनस से दिखाएंगे, इसमें कौन आएगा स्टूडेंट्स, माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके आपका आएगा -3 -2 माइनस। इसको लिखने का सिस्टम थोड़ा देखा होगा, उल्टा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो छोटा सबसे माइनस इनफाइनाइट, फिर बढ़ते बढ़ते -1। अब एक बात यहाँ पर आप लोग नोटिस किए होंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं नोटिस किए होंगे तो मैं नोटिस करा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। स्टूडेंट, जब यहाँ पर हमने पूर्णांक को लिखा तो उस पूर्णांक में देखिए जीरो आ रहा था, लेकिन जो पूर्णांक की दो कैटेगरी है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें कहीं पर भी जीरो नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये डाउट आता है कभी कभी कि सर जीरो पूर्णांक है भी कि नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो पूर्णांक है तो ये धनात्मक ऋणात्मक किसी के साथ आना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीरो जो होता है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक के साथ आता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक के साथ आता है। तो सर ये आता कब है, जब एक वर्ड यूज होगा नॉन निगेटिव। ध्यान देना, जब बोलेगा नॉन निगेटिव, अभी बुक में यूज होगा नॉन निगेटिव, मतलब होता है ऋणेतर, माने निगेटिव ना हो, पॉजिटिव और जीरो उसमें हो सकता है। जब नॉन निगेटिव वर्ड यूज होगा, इसको आप ऋणेतर कहोगे, तो वहां पर जीरो आएगा। कौन कौन, 0 1 2 3। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव होगा तब भी जीरो आएगा, लेकिन केवल पॉजिटिव की बात आएगी तो वहां पर जीरो नहीं आएगा, केवल निगेटिव की बात आएगी तो वहां पर जीरो नहीं आएगा। तो क्लास 9th में जब आप लोगों ने, याद कीजिए, जब आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था, पहला चैप्टर संख्या पद्धति, तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स क्या, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं, जिसको हम n से दिखाते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होती है, सब बताया गया था। फिर आपको बताया गया था कि इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। इनको हम W से दिखाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है नॉट डिफाइन होती है। फिर आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पूर्णांक के बारे में जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। इन सब को मिलाने पर हमारी परिमेय संख्या बनती है। परिमेय संख्या में 1/2 1/3 मतलब रेशनल। देखो रेशनल नंबर जो है ना वो रेशियो वर्ड से बना हुआ है, और रेशियो माने डिवाइड होता है, इसको आप भिन्न कहते हो। तो ये सारी संख्याएं भी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस किया था। तो क्लास 9th में आप लोग यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तब दोनों को मिला करके आप लोगों ने वहां पर बोला था वास्तविक संख्या। लेकिन आप लोगों ने यहां का डायग्राम देखा होगा कि क्लास 10th में उल्टा बनाया गया, क्योंकि चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, दो तरह की संख्याओं से बनी होती है। परिभाषा होगी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं किसको बनती हैं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं को मिलाने से बनती है। परिमेय संख्या अपने में अकेली होती हैं। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्लास की 9th की बातें हमने वहां पर रिकॉल कर दी है। और एक तरीके से मैं यहाँ पर और आपको बताया करता था कि सबसे पहले स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर आए, इसको हम n से दिखाते हैं। उसके बाद जब इसमें जीरो इंक्लूड हुआ तो ये होल नंबर हो गया। इसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव आकर के इंक्लूड हो गए तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। इसके बाद जब इसमें 1/2 1/3 भी ये सब ऐड हो गए तो हमारा ये रेशनल नंबर बन गया। सही है, और बगल में हमारे पास इरेशनल थे, और इन सब को जब हमने उठा करके मिला दिया था तब हमें जो नंबर्स मिले थे उसको हम लोग बोल रहे थे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया इसका थोड़ा बहुत यूज भी है यहाँ पर, लेकिन क्लास 9th के टॉपिक को रिकॉल करना बहुत ही जरूरी था। तो इतना आप लोग अपने कॉपी में फ्लो चार्ट बनाएं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया, जिसको ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। फिर भी उसको हम लोगों ने रिकॉल इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हेडिंग आपके सामने पड़ी हो, मैं इसको डिफाइन करूंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब क्या होता है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। आप ये मत सोचिएगा क्लास 10th की मैथ स्टफ है, सब बहुत ही आसान है, समझिएगा। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ है यूक्लिड, फिर विभाजन, फिर प्रमेयिका। इंग्लिश में भी है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सही है, तो सबसे पहले मैं इन 3 वर्ड्स को डिफाइन करने का प्रयास करता हूं और आपको पूरा समझ में भी आ गया। देखो यूक्लिड क्या है,
यूक्लिड एक नाम है और आपने यह नाम ऑलरेडी सुन रखा है। याद करिए क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है यूक्लिड की ज्यामिति, बड़ा बोरिंग सा चैप्टर था, आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने इस प्रमेयिका को दिया है। अब विभाजन क्या होता है? विभाजन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? डिवीजन है। डिवीजन जिसको आप भाग कहते हैं। तो ये दोनों बातें जो क्लियर हो गई, हम इससे पहले से ही फैमिलियर हैं। अब बात उठती है कि प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका का मतलब ध्यान से आप लोग समझिएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लास 9th में कई सारी प्रमेय पढ़ी है, ठीक है। कौन कौन सी प्रमेय? जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। या सबसे ज्यादा फेमस प्रमेय जो हम लोग यूज करा करते थे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी आप लोग इसको क्लास 10th में पढ़ेंगे भी, इसको प्रूव भी करेंगे, तो इसको आप लोगों ने सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आपने वहां पर पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर होता है किसके? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब बात को समझो, लेकिन यहां पर प्रमेय ना लिख करके प्रमेयिका लिखा है, तो प्रमेयिका का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, प्रमेयिका जो है एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। प्रूव्ड का मतलब होता है जो स्वयं सिद्ध हो, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े। स्टेटमेंट कथन होता है जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूं और समझाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे आपके सामने एक प्रमेय दिया है, क्या दिया है? प्रमेय। तो इसको किसने बनाया था? पाइथागोरस ने। किसने बनाया था? पाइथागोरस ने। सपोज कर लीजिए कि मैं इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करूं, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और इन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए मैं एक नई प्रमेय बना दूं। ध्यान देना, मैं क्या करूं? एक नई प्रमेय बना दूं। बात समझ में आ रही है? ये मैंने क्या किया? पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और उसका यूज करके एक नई प्रमेय बनाई जो इससे अलग तो थी, इससे कुछ अलग तो मैंने बताया था, लेकिन यूज किसका किया था? पाइथागोरस प्रमेय का। तो ये जो है, जैसे मेरा नाम दीनदयाल है, तो ये दीनदयाल प्रमेय नहीं कहलाएगी। ध्यान रखिएगा, दीनदयाल प्रमेय नहीं कहलाएगी, भले ही मैंने इसको डिस्कवर किया है। ये क्या कहलाएगी? दीनदयाल प्रमेयिका कहलाएगी। आपको समझ में आई बात? तो जब कोई भी मैथमेटिशियन किसी पहले से ही प्रूव्ड चीज का यूज करके कुछ नई स्टेटमेंट देता है, तो उसको हम प्रमेय नहीं क्या कहते हैं? प्रमेय क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। सपोज कर लीजिए आपका नाम, किसी का नाम मोहन है, ठीक है, किसी का नाम मोहन है। उसने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन को डीपली स्टडी किया, गुणे की प्रक्रिया को डीपली स्टडी किया, और गुणे की जो प्रोसेस थी वहां पर जो कुछ भी बताया जाता था उसके बारे में उसने एक कुछ नया बता दिया, और बाकी जो गणितज्ञ बताए थे तो उसको क्या कहा जाएगा? मोहन की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी? प्रमेयिका कहलाएगी। वो मोहन की मल्टीप्लिकेशन या माने गुणात्मक प्रमेयिका कहलाएगी। तो बात क्लियर हो गई होगी कि जब किसी भी प्रमेय का यूज करके हम कोई नई प्रमेय बनाएंगे तो जो व्यक्ति उसको बनाएगा वो उसकी प्रमेय नहीं, उसकी क्या कहलाएगी? प्रमेयिका कहलाएगी। सिंपल सी बात। तो बातें क्लियर हो गई होगी कि यूक्लिड नाम के गणितज्ञ ने क्या किया? विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, उस डिवीजन की प्रोसेस को डीपली स्टडी किया, और उसको डीपली स्टडी करने के बाद अपनी एक प्रमेय दी। तो चूंकि वो चीज पहले से ही फेमस थी, लोग उसके बारे में पहले से ही जानते थे और इन्होंने उसी का यूज किया था, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय ना कह के उसको प्रमेयिका कहा गया। तो देखते हैं उन्होंने क्या स्टडी किया था। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए कि सपोज करिए आप 15 को जो है ना 2 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी डिवीजन की प्रोसेस को देखिएगा। 2 7 स्टूडेंट्स 14 होगा, यहाँ पर नीचे 1 आएगा। अब आपको पता ही है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, और ये जो वहां पर आया है इसको हम लोग भागफल कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। अब आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और धन क्या स्टूडेंट्स? शेषफल। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका यूज करके आप अपने डिवीजन को क्या करते थे? वेरीफाई भी करते थे। भाज्य हमारे पास यहाँ पर 15 है,
भाजक हमारे पास 2 है, भागफल हमारे पास 7 है, शेषफल 1 है, तो 15 इक्वल टू 2 सते 14 हो जाएगा, 14 1 15। देखिए 15 बराबर 15 आ गए, इससे हम लोग वेरीफाई किया करते थे। तो ये यहाँ पर जो एक प्रमेय, एक कॉन्सेप्ट दिया है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत पहले से जानते थे, इस कॉन्सेप्ट को यूक्लिड भी जानते थे। अब इसी के बारे में उन्होंने और कुछ बताया है, क्या बताया है वो मैं बताने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। स्टूडेंट्स ये बताइए, जब आप 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, लेकिन क्या अब इसके बाद आप डिवाइड करते हो? नहीं करते हो। डिवाइड आप अपना डिवीजन कब खत्म कर देते हो स्टूडेंट्स? तब खत्म कर देते हो जब शेषफल की वैल्यू भाजक से छोटी हो जाती है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर 2 बचा होता सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो अभी 2 1 जा 2, 2 1 कम 2 करके इसको आप काट देते। अगर यहाँ 3 बचा हुआ होता तो 2 1 कम 2 करके 2 इसमें से आप घटा देते। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप भाग की प्रक्रिया को समाप्त कब करते हैं? जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है। इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में इस प्रमेय में नहीं बताया गया था, यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने बस इसी छोटे से चीज के बारे में बताया और आज के समय में फेमस हो गए, और उनकी इस प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करके क्वेश्चन को हम लोग। तो अभी तक मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को अपने शब्दों में बताया, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि यूक्लिड ने क्या बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी दिए रहने पर, अगर ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, उनके दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R का अस्तित्व है। कैसा अस्तित्व है, कैसे विद्यमान है कि A इक्वल टू BQ प्लस R होना चाहिए, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ समझो उन्होंने लिखा क्या है। ये स्टूडेंट जो हमारा A है, ये हमारे लिए भाज्य है। देखिए ध्यान से, क्या है? भाज्य, बराबर B क्या है? भाजक। ध्यान देना, भाजक। और गुणे क्या आया है यहाँ पर? भागफल। और धन में क्या लिखा है? शेषफल। देखिए उसी फॉर्म का है कि नहीं एकदम से, ये देखिए उसी तरह रूप में लिखा हुआ है। फिर R माने शेषफल, कह रहा जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा और उसके बाद 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। यही उन्होंने, मतलब ये बात तो हम लोग पहले से ही जानते थे, उन्होंने बस यही एक लाइन वहां पर जोड़ लिया कि जो किसी भी भाग की प्रक्रिया में जो शेषफल आता है, वो शेषफल या तो 0 होता है या तो भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ में आ गई। अब इसका यूज करके हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसको हम 2 भाजक लेकर के उसके रूप में लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू BQ प्लस R हमारे पास फार्मूला है। R क्या है मेरे लिए? शेषफल है। अगर हम A इक्वल टू यहाँ पर 2Q प्लस R लें, बात को समझिएगा, 2Q माने यहाँ पर भाजक हमारा क्या हो गया? भाजक जो है हमारा 2 हो गया, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब A इक्वल टू यहाँ पर 2Q लिख सकते हैं या तो हम 2Q प्लस 1 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे है? क्योंकि R की वैल्यू फिक्स हो गई ना, R या तो 0 होगा या तो 1 होगा, वो वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। या अगर मान लो हम कोई भी पूर्णांक, जो A क्या है? कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक ले लो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, जब उसको आप 2 से भाग दोगे तो या तो वो 2Q के रूप में होगा, माने या तो वो 2 से पूरा कट जाएगा या तो शेषफल 1 बचेगा। अगर उसी को हम 3 के गुणक में लिखना चाहें तो क्या आएगा? देखो A इक्वल टू 3Q प्लस R लिखोगे वहां पर, क्योंकि शेषफल अब बताओ क्या क्या हो सकता है? अब शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाजक हमारा 3 है ना, तो शेषफल 3 से छोटा ही रहेगा। तो A इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 3Q लिख सकते हो, 3Q प्लस 1 लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो? 3Q प्लस 2 लिख सकते हो। अभी हो सकता है ये सारी बातें आपको कम समझ में आ रही हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब था, ये इसके कुछ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट कम समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग कॉपी में तो नोट करेंगे। बाकी हमारी इसी बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी भी धनात्मक संख्या को किसी दूसरे धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पर रूल क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और जो शेषफल की वैल्यू होगी वो 0 होगी या तो 0 से बड़ी, लेकिन कितनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी होगी कि वो सदैव भाजक से छोटी ही रहेगी। बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोगों ने पढ़ा, उसका यूज क्या है, उसका एप्लीकेशन है क्या है, कहां पर उसका हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में। तो सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो प्रयोग करते हैं वो एज ए एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा भी है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों
समस्याओं की एक श्रृंखला होती है जो किसी विशेष समस्या को हल करने में प्रयोग की जाती है। तो एल्गोरिथम, देखो कभी कभी लोग जो है प्रमेयिका और एल्गोरिथम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन प्रमेयिका जो है एक स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम जो है स्टेप्स है। जैसे आप कहते हो ना, एक स्टेप में सवाल हो गया, 2 स्टेप में सवाल हो गया, तो जो स्टेप यूज करेंगे वो एल्गोरिथम है, और यहाँ जो स्टेटमेंट जो कथन दिया है वो प्रमेयिका है। तो इनके एल्गोरिथम का यूज हमारे सिलेबस में एक ही है, वो है HCF फाइंड करना, मासा ज्ञात करना। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से किसी संख्या का मासा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए, जैसे हमारे पास जो है लिख लिया 21 और 14, इस 21 का और 14 का हमें HCF माने क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है। किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब सुनो आप लोग किस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे और 21 का और 14 का मासा ज्ञात करेंगे, आपको समझना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टेप्स यूज होंगे, स्टूडेंट समझते चलिएगा। फर्स्ट स्टेप हम लोग यूज करेंगे, जब फर्स्ट स्टेप हम लोग यूज करेंगे तो जिन 2 नंबर्स का हमें मासा निकालना होगा उसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहां पर आप देखोगे कि 21 स्टूडेंट्स जो है वो बड़ा है किससे, 14 से। तो जब 21 14 से बड़ा है तो यहां पर जो 21 होगा ना, 21 जो होगा स्टूडेंट्स उसको आप भाज्य ले लोगे, और जो 14 होगा छोटा वाला उसको भाजक ले लेंगे। और हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 21 को 14 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 14 एक कम 14 एक बार, यहाँ कितना बचेगा 7, सही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब लगाओगे तो इस 21 को कैसे लिख सकते हो, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जिन 2 नंबर का मासा ज्ञात करना होगा उसमें देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, जो बड़ा होगा उसको आप भाज्य समझोगे, जो छोटा होगा उसको भाजक, और इस तरीके से विभाजन प्रमेयिका के रूप में 21 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल कुल मिला के लिख दोगे। और आप देखोगे क्या शेषफल 0 आ गया, ये पहले स्टेप में। अगर शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक रहेगा वही आपका मासा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो स्टेप सेकेंड लगेगा, ध्यान देना। तो क्या लगेगा, स्टेप सेकेंड लगेगा। अब स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, जो भाजक होगा उसको लेंगे और जो शेषफल होगा उसको लेंगे। अब इसमें कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है 7 से। अब इसमें विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो 14 बराबर क्या लिखोगे, 7 गुणे 2 धन शून्य से कर लेंगे बगल में, किससे, 14 को आप 7 से भाग रहे हो, 7 दूना 14 पूरा पूरा कट जा रहा है, तो इसको विभाजन प्रमेयिका से 14 बराबर 7 गुणे 2 हम लिख सकते हैं। अब देखो इस सेकंड स्टेप में क्या हो गया स्टूडेंट, शेषफल 0 हो गया। तो मैंने बोला जिस सिचुएशन में शेषफल 0 हो जाएगा उस सिचुएशन का जो हमारा भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो ये होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में HCF को फाइंड करना सीखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके उनका HCF फाइंड करिएगा। जैसे हम एग्जांपल दे दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 36 दे रहे हैं और जो है 90 दे रहे हैं, ठीक है। 36 और 90 का आपको HCF फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। देखो ये जो स्टेप जब यूज हो रहे हैं तो वो एल्गोरिथम है, और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये प्रमेयिका है। तो कैसे लगाएंगे, आप बोलेंगे 36 में और 90 में कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, तो 90 को आप भाज्य लोगे और 36 को क्या लोगे आप, भाजक। 90 को 36 से जब भाग दोगे स्टूडेंट्स तो देखोगे शेषफल आया 0 कि नहीं। अगर शेषफल 0 आ गया तो 36 ही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगर नहीं आया तो वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये स्टेप सर कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। जिस कंडीशन में शेषफल 0 हो जाएगा उस कंडीशन का जो भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा उन 2 संख्याओं का। तो यहाँ पर इस वीडियो में बताए गए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। लेकिन क्योंकि कुछ नई चीजें आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत डाउट जरूर से जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी बातों को अभी आप लोग नोट्स में नोट करिएगा। नोट करने के बाद ये जो मैंने आज का टास्क आप लोगों को दिया है, इस टास्क को कंप्लीट करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इसका आंसर कितना आया, और नहीं आ रहा होगा आप लोगों से तो फिर भी मुझे बताइएगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराएंगे देन आपको ये सारे लॉजिक भी समझ में आ जाएंगे और सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे हैं। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।